पहले आप लोग मुझे बताओ कि अभी जो भी हम लोगों का निर्धारित जो भी सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, वो तो पूरा हो चुका है। तो किसी के मन में कहीं से भी गद्य हो, पद्य हो, व्याकरण हो, कोई प्रश्न हो तो पहले आप लोग पूछो। नहीं तो सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोग के मन में पहले कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करते हैं आज। ठीक है दीप, किसी के मन में कहीं से भी कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछ लो, फिर कन्यादान। ठीक है, चलो पहले तो मैं कन्यादान पे चर्चा कर दे रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न पे हम लोग चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस शब्द का अर्थ क्या है? बोर्ड नजर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे बताना। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? दान शब्द का अर्थ क्या होता है? कुछ देना। ठीक है, चलो ये जानते हो। यानी दान शब्द का अर्थ होता है कुछ देना। इससे पहले क्या लग जा रहा है? मैं अभी दोनों को अलग अलग रख रहा हूं। कन्या, कौन सा शब्द लग रहा है? कन्या। वेरी गुड। तो कन्या का अर्थ क्या होता है? पुत्री या बेटी। इसका अर्थ है ये। और दान का अर्थ बताया ये अभी आप लोगों ने, देना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा शीर्षक का अर्थ क्या हो गया, यानी जो कविता है हमारा कन्यादान, उसका अर्थ क्या निकला? कुछ देना। यानी क्या देना है यहां पर? तो अपनी पुत्री या बेटी को देना है। अब प्रश्न उठता है किसको देना है, क्यों देना है, यही सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने शीर्षक देखा कन्यादान, इसका अर्थ निकला पुत्री या बेटी को देना है। यहां तो कुछ फिर नहीं आएगा, देना है। यानी किसको देना है, क्यों देना है, क्या समाज के नियम है, ये सारे प्रश्न जैसे ही हम लोग शीर्षक का अर्थ समझे, वैसे ही ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में उठना आरंभ कर देते हैं, या ये सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। यही तो यहां पर एक मां की भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। इस कविता में जो है एक मां के अपनी बेटी के प्रति, अपनी पुत्री के प्रति जो लगाव है, जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो अपनापन है। देखना वहां पे कई ऐसी पंक्तियां हैं जिसपे सर ने पढ़ाने के दौरान बताया होगा। उन पंक्तियों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए भी कहा होगा। अंतिम पूंजी एक पंक्ति ये है, इसके अलावा 3-4 पंक्तियां और हैं, उसमें मैं बात पे जा रहा हूं। पहले आरंभ से ही शुरू करते हैं। तो क्या है, किस विषय पे थे अभी हम लोग? कि बेटी जो है वो मां की क्या होती है? एक अच्छी सहेली होती है, एक अच्छी दोस्त होती है। ये हम लोगों की संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं वो मां से बहुत घनिष्ठ होती जाती हैं, और जैसे जैसे पुत्र बढ़ते हैं, बेटा बढ़ते हैं, वो पिता से घनिष्ठ होते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है,
ये नहीं है कि यही एकदम तथ्य है, यही सच्चाई है, इसके विपरीत बेटियां पिता से नजदीक नहीं होती या पिता से खूब क्लोज नहीं होती या बेटे जो है माँ से नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा माना जाता है, एक ऐसी परंपरा चली आती है कि देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भावनाएं होती हैं, कई बार इस सभी विषयों पे चर्चा भी हो चुकी है कि मीरा की पंक्तियों को भी हम लोग याद कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे रचनाकार या साहित्यकार हुए कि जो जिस स्थिति से गुजरता है, जो जिस स्थिति को महसूस किया है, जिसने उसको जिया है, वो उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। यही कारण है कि मां और बेटी एक ही संप्रदाय से संबंधित, एक जाति भी माने क्या है, एक संप्रदाय माने उनका एक वर्ग है, क्या, महिला वर्ग। तो इसलिए क्या होगा, वो एक दूसरे की भावनाओं को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसी तरह पुरुष वर्ग, जहां पिता और पुत्र की बात मैं कर रहा था अभी, तो यहां पर क्या है, इस कविता में दिखाया गया है कि बड़ी लाड़ प्यार से क्या होते हैं कि माता पिता क्या होते हैं, अपनी बेटी की, अपनी पुत्री की परवरिश करते हैं, उसके सभी सुखों का, दुखों का ध्यान रखते हैं। मैंने कई बार कहा है क्लास में, कक्षा में मैंने पढ़ाने के दौरान कई बार आप लोगों से कहा है कि आप लोग ये जो दुखी होते हो ना, या जो बोलते हो कि हमें बहुत तकलीफ में है, हमें बहुत दुख है, हमें बहुत कष्ट है, ये कुछ भी नहीं है। याद करो, पिछले साल ही मैंने कहा था चर्चा के दौरान कि जिस दुख को, जिस तकलीफ को या कष्ट को या पीड़ा को आप लोग कहते हो कि हमसे ये सहा नहीं जा रहा, हम इससे गुजर रहे, वो कुछ भी नहीं है। वास्तव में पीड़ा क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, अभी इसका एहसास आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, अपने आप को मानसिक सुदृढ़ करोगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि वास्तविक सुख या दुख क्या होता है। याद करो, मैंने आप लोगों से कहा था कि पढ़ने के बाद ही क्या होता है कि छात्र जीवन से हम लोग प्रत्यक्षतः पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। मैंने जीवन और शिक्षण नामक एक पाठ का उल्लेख भी किया था, विनोबा भावे की ये रचना है, जहां उन्होंने इसे हनुमान कूद की संज्ञा दी थी कि छात्र जीवन से पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाना, वो न तो किसी युवा छात्र के लिए संभव है, न किसी युवा छात्रा के लिए संभव है। मैंने लड़की या युवती, लड़कियां, आप लोग मान लो पढ़ाई लिखाई की हो, कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, टीचर बने या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, जिस भी क्षेत्र विशेष में आप लोग जाना चाह रहे हो, गए हो, और पढ़ने के बाद अचानक आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां दे दी जाए, उत्तरदायित्वों को दे दिया जाए, तो आपको थोड़ी मालूम है क्या है ये। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे माता पिता को देख रहे हो कि माता पिता कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, कैसे पालन कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करो तो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः वर्तमान समय में तो माता पिता और भी बच्चों को क्या करते हैं, इनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो, एकमात्र होता है। यही स्थिति यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कविता में देखने को मिलेगी। क्या होते हैं, पूरे लाड़ प्यार से माँ जो है अपनी बच्ची की परवरिश करती है, बेटी की परवरिश करती है, उसे पढ़ाती लिखाती है। वो कहती है कि उसे दुख बांचना नहीं आता, यानी वो दुख के बारे में नहीं जानती है कि दुख या तकलीफ किसे कहते हैं। वो देखना वहां पे नई पाठिका शब्द का प्रयोग किया गया है। मान लो किसी विषय को जब खुद से पढ़ रहे हो आप लोग, जब हम अध्यापकों के द्वारा जब तक उस पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा रही है, उस विषय के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तब तक क्या हो रहा है, अगर आप उस पाठ के पढ़े हो, इस विषय को पढ़े हो, तो क्या होगा, वो विषय अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, या उस विषय को आप लोग अच्छी तरह से समझ पाने में असमर्थ होंगे। लेकिन जैसे ही अध्यापकों के द्वारा उस विषय पर चर्चा कर दी जाती है, समझा दिया जाता है, तब जाकर आप लोग को विषय के बारे में समझ में आता है। तो मां वही कर रही है कि सामाजिक जो जीवन के जो उत्तरदायित्व है, जो सुख और दुख है, इससे वो अभी भली भांति परिचित नहीं है।
और ये स्थिति कब आई है? जब वो अपनी बेटी का विवाह करने जा रही है। तो देखना यहाँ पे हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता है यह कि क्या होता है, वहां पर जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से माँ पालती है, पोसती है, परवरिश करती है, एक समय तक अपने साथ रखती है, और उसके बाद ही क्या होता है, उसे दूसरे को सुपुर्द कर देना पड़ता है, दूसरे को दे देना पड़ता है। और एक लड़की भी जो अपना प्रारंभिक जीवन जो है, युवा अवस्था तक पहुंचने तक का जो जीवन जो है, जिस माता पिता के साथ बिताती है, उसी माता पिता को छोड़कर उसे दूसरे घर में चला जाना पड़ता है। माने इसी को कहा गया है यहाँ पे कन्यादान, यानी माता पिता के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपनी पुत्री को दूसरे को दान में दे दिया जा रहा है, दूसरे को सुपुर्द कर दिया जा रहा है। अब जो वो सुपुर्द कर रही है माँ अपनी बेटी को, जो उसकी अंतिम पूंजी थी, अंतिम पूंजी क्यों कहा गया यहां पर? देखो, धन दौलत फिर से प्राप्त किया जा सकता है, फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ये जो बेटी को जो मां दान कर दे रही है, फिर कहां से उसे अपनी बेटी मिलेगी? उसमें तो उसका अपना अधिकार ही नहीं रह गया, जिसके साथ वो अपनी सारी भावनाओं को साझा करती थी, जो उसकी एक हमदर्द थी, सुख दुख की साथी थी, उसी को अब क्या कर रहा है, दूसरे को दे रही है। इसलिए इसे यहाँ पे अंतिम पूंजी कहा गया। अब यहाँ पे देखना, माँ ने कुछ सीख दिए हैं। इन्हीं सारी पंक्तियों से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माँ क्या सीख दे रही है कि बेटी कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो, अहंकार क्या होता है ना, मनुष्य के पतन का कारण बनता है, आपसी कलह का कारण बनता है। यहाँ पे और भी कई कारणों का उल्लेख क्यों किया, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्या होता है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से अगर माँ देख रही है कि बेटी के मन में यह अहंकार आ गया या घमंड आ गया कि मैं लड़के से ज्यादा सुंदर हूं या खूबसूरत हूं देखने में, तो क्या होगा, उनमें आपस में दूरियां बढ़ जाएंगी। इसीलिए वो कहती है कि बेटी कभी भी अपने रूप सौंदर्य पे घमंड मत करना, अहंकार मत करना। दूसरा क्या कहती है कि कभी वस्त्र आभूषणों के प्रति ज्यादा लगाव मत रखना, माने आकर्षण मत रखना। क्योंकि ये वस्त्र और आभूषण क्या होगा कि जैसे मान लो कि दूसरे के यहाँ पे वो देख रही है कि उनके पास इतने अच्छे वस्त्र है, इतने सारे आभूषण हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? तो जैसे ही ये भावना मन में आएगी, क्या होगी, वो अपने पति से उन चीजों की मांग करेगी। अगर पति के पास क्षमता है तब तो वो दे सकता है, अगर उसके पास क्षमता नहीं है, वो उन वस्तुओं को दे पाने में असमर्थ है, तो क्या होगा, ये भी आपसी कलह का कारण बनेगा, आपस में टकराव बढ़ेगा, आपस में दूरियां बढ़ेंगी, तो उसका जीवन कष्टकारी होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात कहती हैं कि आग जो है ना, वो रोटियां सेकने के लिए है। माने आग का आविष्कार जो है उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया है। क्यों आग का आविष्कार हुआ था? अगर आप थोड़ा सा इतिहास में चले जाओ तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था क्या कि ठंड से बचने के लिए कच्चा जो मांस हम लोग खाते थे उसको पकाकर खाने के लिए, सभी चीजों के लिए, तो और धीरे धीरे उसी पे खाना बनाने वगैरह से लेके सभी काम हो रहे हैं, तो इन चीज के लिए आग का आविष्कार हुआ था। तो यहां पर वो बताती है कि जो है आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। माने जैसे ही उसे अपने अगर रूप सौंदर्य पे अहंकार हुआ, अगर वस्त्र आभूषणों के प्रति आकर्षण बढ़ा, उसके लगाव उसके प्रति बढ़े, तो क्या होगा, अगर वो मांगना चाहेगा, जब से ही नहीं मिलेगा तो टकराहट बढ़ेगी, टकराव होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि किसी दिन वो गलत ये रास्ता उठा ले, ये गलत कदम उठा ले। तो इसलिए वो चेतावनी देती है मां, सीख दे रही है बेटी को कि ऐसा कभी मत करना। और क्यों ये सारी सीखें देनी पड़ रही है, मैंने पहले ही अभी आप लोगों को बताया, आरंभ उसी से किया
क्योंकि छात्र जीवन से हम लोग क्या होता है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। अधिकांशतः, हमेशा अधिकांशतः लोग पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जैसे ही नौकरी मिली, नौकरी के बाद ही क्या होता है, मम्मी पापा या माता पिता जो भी कह लो, विवाह कर देते, विवाह के बाद ही पारिवारिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिससे हम में से अधिकांशतः कोई भी परिचित नहीं है कि कैसे उन उत्तरदायित्वों का पालन किया जाता है, चाहे वो युवा हो या युवती हो, जो भी हो, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है वहां पे। इसलिए माँ बेटी को ये सब सीख देती जा रही है। और अंतिम पंक्तियों पर अगर ध्यान देना तो सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां ये भी हैं, इसलिए मैंने कहा था ये जो मुख्य पंक्तियां हैं, एक पाठिका बताया, फिर बताया ये 3 जो सीख देती है कि रूप सौंदर्य वाला, वस्त्र और आभूषण के प्रति आकर्षण, और आंख के बारे में जो वो बताती है। और उसके बाद क्या कहती है, लड़की हो पर लड़की जैसा कभी दिखाई मत देना। मैंने कभी भी अपने आप को दीनहीन या कमजोर मत समझना, कभी भी अपने अंदर ये भावना मत आने देना कि मैं तो लड़की हूं। मैंने लड़की हूं, मैंने ये नहीं कहना चाह रही है यहाँ पे, कभी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है वो, आप ठीक है लड़की हो, उस वर्ग से आपका संबंध है, लेकिन दीनहीन भावना को मत आने देना, अपने कभी भी व्यक्तित्व को कमजोर मत पड़ने देना। लड़की होना क्या गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो लड़की होने मात्र से दीनहीन भावना से ग्रसित हो जाओगी? कदापि नहीं। मां ये सीख देती है। कहने का तात्पर्य है कि लड़की होना मैंने अपने आप को दीनहीन या कमजोर असहाय मत समझना, अबला मत समझना अपने आप को, सबला हो तुम। इस संदर्भ में यहां पे बात की गई है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। क्या होता है ना कि कई बार जब देखा जाता है कि लड़कियां या महिलाएं जो हैं अपने आप को उस वर्ग से संबंधित होने के कारण असहाय या निर्बल समझने लगती है, कमजोर समझने लगती है, दीनहीन समझने लगती है। क्यों? किस शास्त्र में लिखा है, किन ग्रंथों में लिखा है कि लड़की होना गुनाह है? या लड़की होने मात्र से वो दीनहीन है या कमजोर है? आज कौन सा ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां पे लड़कियां नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां पे वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है? यानी कहीं ना कहीं ये कन्यादान कविता के माध्यम से जो कवि हैं लड़कियों को जो है प्रोत्साहित करने का प्रयास किए हैं, और मां के माध्यम से ये जो भी सीख या जो संदेश दिए हैं वो यह बताने का प्रयास किए हैं कि एक पारिवारिक जीवन जो है उसमें कैसे या किन कारणों से कलह उत्पन्न होता है, आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहां एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो यहां पर इस कविता के माध्यम से कवि ने उन सभी युवा होती युवतियों की ओर इशारा किया है जिन्हें इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ता है, और चूंकि पारिवारिक जीवन से अच्छी तरह से परिचित न होने के कारण कई बार वो जो गलत कदम उठा लेती हैं, तो उन चीजों को कैसे रोका जा सके, कैसे इस वर्ग को उस दीनहीन या निर्बल या असहाय समझने वाली उस मानसिकता से उसे बाहर निकाला जा सके, प्रयास किया है। तो सौम्योदीप, ये था कन्यादान कविता का सारांश जो मैंने आपको बता दिया, और जहां जहां से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां जो थी उन पंक्तियों पे मैंने विशेषकर चर्चा और कर दी है। इससे संबंधित देखना, पंक्तियों से ही अधिकांशतः अगर आप लोग 5-6 साल का प्रश्न पत्र देखो तो प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी गुड, खाना पकाने के लिए। और किसी के मन में कोई प्रश्न? ये तो सौम्योदीप का प्रश्न था कन्यादान कविता पर।
किसी के मन में और भी कोई प्रश्न है तो पूछ लो आप लोग, नहीं तो फिर जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर, हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा शुरू करते हैं। आज क्लास में कौन कौन लोग हैं? सोमोदीप, दीप। आज भी मैं देख रहा हूँ कक्षा में उपस्थिति कमी है। सारी तैयारी हो गई है? और किसी के मन में कोई प्रश्न है? सृजन, दीप यानी सोमोदीप 1, दीप 2, सृजन 3। सर मानवी करुणा की दिव्य चमक है सिलेबस में? दीप, आप लोग के पास सिलेबस तो है, आप सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर उसे प्रिंट आउट निकाल लो और देखो उसमें है कि नहीं है। थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, है या नहीं है? आप पहले मुझे बताओ, क्योंकि मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका मैंने आप लोगों से बार बार कहा थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों से पहले जानना चाहता हूँ, फिर अपनी बात करता हूँ। है सर? ओके, तो है तो क्या प्रश्न है, पूछो। इसके भी शीर्षक में ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। सिलेबस में है या नहीं है, अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आप पढ़ो, अगर कहीं भी कोई असुविधा हो तो आप मुझसे पूछना, मैं बता दूंगा। और किसी के मन में कोई प्रश्न? ठीक है, तब ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, देखो यहाँ पे ऊपर ही कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्या लिख रहे हैं कि निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। आप लोग सभी लोग सीबीएसई साइट से जाकर सभी विषयों के वहाँ पे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दे दिए गए हैं, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर दे दिए गए हैं। आप लोग उसे कोशिश करो प्रिंट आउट निकालने की, और सिलेबस सभी विषयों का जो मेरे पास सूचना आई है तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट टीचर उनकी तरफ से कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट लेकर कोशिश करो 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करने का, यानी 15 मिनट्स जो है रीडिंग टाइम दो क्वेश्चन पेपर के लिए, और विद इन 3 आवर्स जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का बार बार आप लोग अभ्यास करो। जितना ये करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आज मैं हिंदी का क्या है सैंपल पेपर का फॉर्मेट वो मैं बता दे रहा हूँ। समय तो 3 घंटे ही रहते हैं, 80 अधिकतम अंक है इसके। बोले इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और ब। मैंने जो प्रिंट आउट लिया है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। खंड अ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी शब्दों से अच्छी तरह से परिचित हो आप लोग, क्योंकि कक्षा में मैंने कई बार इस पर चर्चा की है। खंड ब में कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, यानी वर्णन जहां करना पड़ेगा। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों के अनुसार ही हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो खंड अ वस्तुपरक प्रश्न है। पहले दिया हुआ है अपठित गद्यांश। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 अंक करके हैं, यानी इस गद्यांश को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और इससे संबंधित जो 5 प्रश्न हैं उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यानी 2 गद्यांश यहाँ पे दिए गए। आप लोग क्या करोगे, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये जो 15 मिनट का समय जो मिला है, दोनों गद्यांशों को अच्छी तरह से देख लो, जिसमें आपको पूरा विश्वास हो कि मैं इस गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों का उत्तर सही दे दूंगा। उस गद्यांश को ही आप लोग चुनना, उसी का चयन करना। तो ये था पहला प्रश्न। अपठित गद्यांश। दूसरा है अपठित पद्यांश। पद्यांश या उसको काव्यांश भी कहते हैं।
तो अपठित पद्यांश में भी यहाँ पर भी 5 प्रश्न है। यहाँ पे भी देखो क्या लिखा गया है। प्रश्न 2, नीचे 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं और देखना यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं जो आपका सैंपल पेपर है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने बार बार कहा है कि गद्यांश या पद्यांश जो भी उसको अच्छी तरह से पढ़ने की जरूरत है और पढ़कर देखना है कि जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं उसका सटीक उत्तर क्या है, क्योंकि यहीं पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक है प्राप्त कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हो। तो इन प्रश्नों के उत्तर कोशिश यही करनी होगी कि सभी सही हों और इसे आसानी से किया जा सकता है। बस ज़रूरत क्या है, उस 15 मिनट के समय का अच्छी तरह से उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न 2 में भी जो है 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं। दोनों काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश के ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब देखो तीसरा आ जा रहा है व्यवहारिक व्याकरण। तीसरा क्या है आपका, व्यवहारिक व्याकरण। यहाँ पे निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 3 है जो वाक्य भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हम लोगों ने पढ़ा है। 4 जो है वो वाच्य है, ठीक है। पद परिचय है प्रश्न 5। पद परिचय प्रश्न संख्या 6 जो है रस से संबंधित है। फिर आ जा रहा है पाठ्य पुस्तक, यानी 7वां जो है पठित गद्यांश है। 8वां जो है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। फिर 9 प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर, यानी एक पठित गद्यांश है, एक पठित काव्यांश है, और से निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों को चुनिए। और खंड ब जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, जहां 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्रश्न दिए गए। 11 में जो है कि किसी एक पे 25 से 30 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न 12 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। यहाँ शब्द संख्या निर्धारित कर दी गई है। प्रश्न 13 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए, यानी माता का अंचल, ये सब पाठ से जो पूरक पाठ्य पुस्तक है आपका क्षितिज और कृतिका। तो कृतिका से प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 में। फिर 14 में देखो लेखन शुरू हो गया है कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। फिर पत्र लेखन है, यहाँ औपचारिक अनौपचारिक दोनों दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 15। 16 जो है पर्यावरण विभाग की ओर से जो जल संरक्षण पर एक विज्ञापन जो मैंने कक्षा में कराया है, यह है रोशनी मोमबत्ती बनाने वाली। फिर प्रश्न संख्या 17 जो है संदेश, बधाई संदेश, संदेश लेखन जो पढ़ा हम लोगों ने, या शिक्षक दिवस पे। तो ये 17 प्रश्न यहाँ पर है। यानी हम लोगों ने देखा खंड जो अ था उसमें 9 प्रश्न थे और खंड ब में जो है 8 प्रश्न है, कुल मिलाकर जो है 17 प्रश्न है। अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा चर्चा, क्योंकि विषयों पे तो चर्चा हो चुकी है। मैं देखूं कि आप लोग कितना उत्तर मुझे दे पा रहे हो। मैं पढ़ रहा हूं, आप मुझे उत्तर बताना। हर्षिता बहुत विनम्र है, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। मैं यहाँ पे प्रश्न लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दो यहाँ पर।
हर्षिता बहुत विनम्र है। उधर आप लोगों को बोर्ड नजर नहीं आएगा इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। मुझे इसमें बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। आपको बताना है कि रचना के आधार पर यहाँ पे वाक्य का कौन सा भेद है। मैं अभी आप लोगों को कोई विकल्प नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं ये पढ़कर आ रहे हैं। वेरी गुड, संयुक्त वाक्य। अच्छा सोमोदीप, मुझे थोड़ा सा बताओगे ये संयुक्त वाक्य कैसे है? कैसे पहचाना आपने कि ये संयुक्त वाक्य है? यहां पर दो वाक्य को और से जोड़ा गया, ठीक है, ये और से जोड़ा गया है, इस आधार पे आपने पहचाना। तो इस और को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा हम लोगों ने संयुक्त वाक्य का क्या पढ़ा था? पढ़ो इसको। दो स्वतंत्र हैं यहां पर। हाँ, समुच्चय बोधक शब्द, ठीक। तो इससे आप लोगों ने पहचाना कि यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न। मैं लेकिन आज किसी का भी विकल्प नहीं दूंगा, उत्तर आप लोगों को देना है। प्रशंसा की, तथा उसका उत्साह बढ़ाया। और 4 है, नवाब साहब ने संगीति के लिए उत्साह नहीं दिखाया।
लखनवी अंदाज पाठ से ये पंक्ति है। ये चार यहां पे आपको दिए गए हैं वाक्य। क्या दिए गए हैं? चार वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें से आप लोग मुझे बताओ, इन चारों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला, एक वृद्ध की सहायता की। दूसरा है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा है, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। और चौथा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये चार वाक्य आपके सामने हैं। आप लोग को बताना है कि इनमें से सही क्या मिश्र वाक्य कौन सा है, यानी इसमें से कौन सा विकल्प जो है जो मिश्र वाक्य का है। दीप दूसरा, सौम्यदीप भी दूसरा, सृजन क्या बात है, कहाँ हो? कक्षा में हो? तो कल दो लोगों का ही रिप्लाई मैं देख रहा हूं, एक दीप एक सौम्यदीप। सृजन यस सर। क्या उत्तर होगा? दीप एक कदम और आगे चला गया है कि 1 और 4 जो है सरल वाक्य है। तो तीसरा क्या है दीप? दीप असमंजस में क्यों? तीसरा क्या है? तब तीसरा भी मुझे बता दो। तीसरा मिश्र, तो फिर दूसरा क्या है? तीसरा देखो सौम्यदीप ने लिखा है, तीसरा जो है संयुक्त वाक्य है, तथा। सृजन संयुक्त, ठीक है। दीप वाक्य। हाँ, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उत्तर लगा तुम लोगों का। मैंने दीप, ये ध्यान दोगे थोड़ा सा जब भी पढ़ोगे। दूसरा जब आपने बताया मिश्र है, और मैंने जब यहाँ पे मिश्र से ही संबंधित प्रश्न पूछा था, तो आपको ये जानना चाहिए था कि तब इसमें से एक ही जो है सही विकल्प है जो मिश्र का है। ठीक है, तो दो आपने बता ही दिया कि पहला और चौथा जो है सरल वाक्य है। वो वाक्य को पढ़ने से ही मालूम चल जा रहा है, उद्देश्य और विधेय देखकर। और तीसरा जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ये मैंने 2 अभ्यास के लिए आज किया है। अगली कक्षा में फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। और इस बीच अगर हम लोग 12 तारीख के बाद से जो हमारे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, अगर उसमें सभी चीजें ठीक रही तो अगर हम विद्यालय में अगर एक साथ मिले तो और विस्तार से इन सभी विषयों पे चर्चा होगी। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करो, खास करके पहचानने के लिए तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जब ये परिवर्तन करने के लिए देता है ना, तब उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप सरल से संयुक्त में बदलिए, या संयुक्त से मिश्र में बदलिए, या मिश्र से सरल में बदलिए। मैंने बार बार बताया है कि किसी भी तरह के प्रश्न पूछे, हमें तैयार रहना है उत्तर के लिए, चाहे वो वाक्य से हो, वाच्य से हो, पद परिचय से भी हो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे, या रस से हो कि रस की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, आलम्बन विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, ठीक है, अस्थाई भाव से लेकर भाव माने क्या होता है, भाव कितने हैं, रस कितने हैं, ये सभी चर्चा हो चुकी है। संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो इन सभी चीज़ों पे जो भी अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है, तो उन पर ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और किसी के मन में जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, या कोई प्रश्न उठे, तो ई पोर्टल में मैंने कहा भी था कि मुझसे पूछ लेना आप लोग प्रश्न वहाँ पर भी, या ऐसे क्लास में जब हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रही है उसमें, या फिर फिजिकली जब हम लोग आमने सामने होंगे, तो जिसके मन में जो भी प्रश्न होंगे आप लोग उसे पूरा तैयार करके रखना, ताकि हम लोग पूरा ध्यान उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा के लिए लगाएंगे या देंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी
छूट गया है या जो चीज़ें अभी भी समझ पाने में हम लोग असमर्थ हैं, तो उसको कैसे ठीक कर लिया जाए। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।